सरसपुर गांव के कोने में एक कच्चा घर, जहां दृष्टिहीन रिंकू अपनी माँ के साथ रहता था। बचपन में ही रिंकू की आंखों की रोशनी चली गई थी। तब से रिंकू का जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। रिंकू की माँ शोभा गांव के सरपंच के यहाँ काम किया करती थी, लेकिन आज जब शोभा सरपंच के पास काम करने गई तब सरपंच जी, आज कहाँ से काम शुरू करूं? आज तो काम करने कुछ नए लोग आए हुए हैं। अरे शोभा, तुम सुनो, मैं तुमको बताने ही वाला था कि अब से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि अब तो तुम बूढ़ी भी हो चुकी हो और तुमसे ये भारी भारी काम होता ही नहीं है, इसलिए मैंने नए लोगों को काम पे रख लिया है। ठीक है, चलो अब तुम बढ़िया से आराम करो, अपना बुढ़ापा मजे से काटो। ठीक है ना, अब काम पर आने की जरूरत नहीं है, चलो। लेकिन सरपंच जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो जानते हैं ना, हमारे पास इस काम के अलावा और कोई काम नहीं है। अगर आप ये काम मुझसे ले लेंगे तो मैं मर जाऊंगी। कृपया करके आप ऐसा मत करिए। अरे तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और सीधी सी बात है, जब तुमसे कोई काम ही नहीं होता है तो मैं तुम्हें काम पर रखूं क्यों भला? हाँ, और हाँ, अब तुम ज्यादा ना बोल के यहाँ से चुपचाप जाओ, वरना तुम जानती हो ना कि मुझे गुस्सा आ गया तो फिर। सरपंच की ये बात सुन शोभा उदास और लाचार होकर घर की तरफ आने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद जब शोभा घर पहुंचती है तब रिंकू, आज सरपंच ने बुलाया था। हाँ माँ, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं। क्या? लेकिन क्यों माँ? तुमने तो हमेशा अपनी जी जान लगाकर काम किया है, फिर? कहते हैं उनके घर पर काम करने के लिए अब और भी औरतें हैं, जवान औरतें। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ, अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। दूसरे दिन आज रिंकू घर के बाहर बैठा हवा खा रहा था और उसकी माँ शोभा की चिंतित होने के कारण तबीयत धीरे धीरे खराब होती जाती है। तभी गांव का एक किसान रिंकू के पास आता है। अरे रिंकू बेटा, सुना है कि शोभा चाची को सरपंच जी ने काम से निकाल दिया है। हाँ रामदीन चाचा, आपने बिल्कुल सही सुना। अब क्या होगा चाचा, पता नहीं। लेकिन चाचा सुनो, अगर आपको मेरे लायक कुछ काम मिले तो मुझे जरूर बताना। अरे लेकिन रिंकू, तू तो अंधा है, तू कैसे कोई काम करेगा? अरे चाचा, मैं कर लूंगा। मैं अंधा हुआ तो क्या हो गया? मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है रिंकू, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। चलो अब मैं चलता हूँ। दिन बीतते जाते हैं, शोभा की तबीयत और बिगड़ती जाती है। रिंकू अपनी माँ की तकलीफ देख नहीं पा रहा था। बेचारा अब करे भी तो क्या, एक तो वो अंधा और ऊपर से काम की चिंता। ये देखो, ये थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा तो खा लो। मन नहीं है बेटा, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अब तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। माँ, थोड़ा सा तो खा लो ना। तुम भी बिल्कुल बच्चे हो। अच्छा चल, मैं खा लेती हूँ, लेकिन अभी तू खा पहले। ऐसे करते करते 2 दिन और बीत जाते हैं। एक रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। कमरे में दीपक टिमटिमा रहा था। तभी शोभा की तबीयत और बिगड़ जाती है। रिंकू बेटा, इधर आओ जरा, धीरे धीरे।
हाँ माँ, रुको, मैं अभी आया। रुको रुको रुको। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे, लेकिन तुम्हारी हंसी ने हमेशा मुझे हिम्मत दी। लेकिन अब बेटा, मुझे लगता है तुम्हें खुद से अपना रास्ता बनाना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, हूँ और रहूंगी। तुम कभी हार मत मानना। माँ, ऐसी बातें मत करो ना माँ। तुम ठीक हो जाओगी। मैं अभी गांव के सरपंच को बुलाता हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे माँ। हाँ। नहीं बेटा, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मत जाओ। कभी हार मत मानना। अपनी शक्ति को हमेशा अपने साथ रखना, उसमें तुम्हारी माँ की दुआएं हैं। शोभा की पकड़ ढीली पड़ जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं और वो हमेशा के लिए रिंकू को छोड़कर चली जाती है। रिंकू शोभा से कोई जवाब न पाने की वजह से बहुत जोर से रोने लगा। माँ, माँ, माँ के अंतिम संस्कार के बाद रिंकू अकेला खड़ा था। गांव के कुछ लोग उसे सहारा दे रहे थे। वहां खड़े सारे लोगों को रिंकू को देख बहुत बुरा लग रहा था। बेचारा लड़का, अब इसका क्या होगा। एक तो शोभा ही थी जो जैसे तैसे करके इसको पाल पोस के यहाँ तक लाई, लेकिन आज तो वो भी इसे छोड़कर चली गई। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। आज अगर ये रिंकू भी देख पाता तो न जाने क्या क्या करता, लेकिन बेचारा अंधा अब कहाँ कहाँ भटकेगा। हे भगवान, इसकी मदद करना। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रिंकू अब अकेला होता जा रहा था। कुछ दिनों तक तो गांव के कुछ लोग रिंकू को खाना दे दिया करते थे, लेकिन अब रिंकू को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद रिंकू अपनी लाठी के सहारे सरपंच भवानी सिंह के घर की ओर जाता है। सरपंच जी, सरपंच जी, जरा बाहर तो आइए सरपंच जी। मैं रिंकू हूँ। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह शोर मचा रहा है? रुको, देख कर आता हूँ। अरे कौन हो भाई? तुम्हें क्या चाहिए सुबह सुबह? क्या हो गया? सरपंच जी, मैं रिंकू हूँ, रिंकू, शोभा का बेटा। ओ तुम? हाँ भाई, क्या काम है अब यहाँ पे? क्यों आ गए? सुनने में आया है कि तुम्हारी वो बूढ़ी माँ शोभा अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ सरपंच जी, माँ तो अब नहीं रही, इसीलिए मैं बिल्कुल अकेला हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं आपके घर का कुछ भी काम कर लूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन धोना, जो भी आप बोले। तुम और काम करोगे, अंधे आदमी? तुम्हें तो ढंग से चलना भी नहीं आता है। तुम मेरे घर का क्या काम कर लोगे भाई? और तुम्हारी माँ, वो तो हमेशा बीमार रहती थी। एक नंबर की काम चोर औरत थी वो। सरपंच जी, आप मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी मत कहिएगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके घर पे मन लगा के काम किया है। क्या कहा तूने? एक अंधा भिखारी होकर मुझे सिखाएगा? ऊंची आवाज में बात करेगा? चल निकल यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से हट जा। अगर दोबारा यहाँ दिखा तो टांगे तोड़ दूंगा। आंखों के साथ साथ शरीर के दूसरे अंग भी नहीं बचेंगे। नालायक कहीं का बेवकूफ। अरे ओए, इसे पकड़ो और घसीट कर बाहर निकालो, साले को ले जाओ। अबे ओ, चल चल भाग यहाँ से, भाग। बड़ा आया काम करने वाला, पहले अच्छे से चलना तो सीख ले। जा कहीं और मर। अंधा साला काम मांगने चला है। अबे भाग साले। नौकर रिंकू को पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देते हैं। रिंकू मिट्टी में गिर पड़ता है और ये सब देख रिंकू को बहुत बुरा लगता है। वो सरपंच से बहुत नाराज हो जाता है।
ये आपने अच्छा नहीं किया सरपंच जी, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। रिंकू लाठी के सहारे उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो लाचारी के नहीं बल्कि गुस्से और प्रतिशोध के आंसू थे। रिंकू अपनी लाठी के सहारे चलने लगता है, लेकिन आज वो इस गांव से दूर जाना चाहता था। इसलिए रिंकू धीरे धीरे गांव की सीमा से बाहर निकल जाता है। वो घने जंगल में प्रवेश करता है। अब कहाँ जाऊं मैं? कोई ठिकाना नहीं, कोई सहारा नहीं। ये कैसी जगह है? लगता है मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गया हूँ, लेकिन माँ भी आज तक मुझे यहाँ लेकर नहीं आई। हे भगवान, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? हाँ। थोड़ी देर सोचने के बाद रिंकू अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रास्ते में कांटे और झाड़ियाँ उसे परेशान करती हैं, लेकिन वो सोचता है कि आगे उसे कोई जरूर मिलेगा और इसी बात को लेकर वो आगे बढ़ता जाता है। पानी, थोड़ा सा पानी भी नहीं है। अरे यहाँ कोई भी है भी नहीं लगता है। अरे अब तो मुझे डर लग रहा है। कोई पानी दे देता तो अच्छा होता। पानी। अरे तुम कौन हो बेटा, और इतने भयानक जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? यहाँ कौन रहता होगा? क्या यहाँ कोई है? मैं। इधर देखो बेटा, मैं इस जंगल की माँ स्वरूप हूँ, और जो भी इस जंगल के बारे में बुरा सोचता है मैं उसको छोड़ती नहीं। अच्छा, आप इस जंगल की रक्षा करने वाली हैं? लेकिन देखिए, मैं तो बस इस जंगल से गुजर रहा था। और आप कहाँ हो? अरे लगता है ये देख नहीं सकता। आओ बेटा, अंदर आओ। इधर तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो तुम अंधे हो और अपने जीवन से परेशान होकर तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो। हाँ, और वो हमारे गांव का सरपंच है जो बहुत बेकार व्यक्ति है। वो गरीबों की बिल्कुल भी कभी भी मदद नहीं करता, उल्टा उन्हें कष्ट देता है। मुझे उसे सबक सिखाना है माँ। मुझे भी मार कर भगा दिया और मेरी माँ की बेइज्जती भी की बहुत। अच्छा, मैं तुमसे जीवन के बारे में 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम उनके जवाब दे पाओगे? हाँ, जरूर माताजी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? माताजी, मेरे लिए तो सबसे बड़ा दुख अपनी माँ को खोना और फिर बेसहारा हो जाना है। अपनों का साथ छूट जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, और ऊपर से जब भगवान किसी को मेरे जैसा अंधा पैदा कर दे तो। वाह बेटा, तुम्हारा ये जवाब सुन मैं बहुत प्रसन्न हुई। एकदम सही कहा बेटा। अब दूसरा सवाल। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? माताजी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी शक्ति वो है जो दूसरों की मदद कर सके, जो किसी के दुख को दूर कर सके। जब हम किसी और के काम आते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। वाह बेटा, तुमने तो दिल छू लेने वाला जवाब दिया। जानते हो बेटा, तुमने दोनों सवालों के सही जवाब दिए। तुम्हारी आंखों में भले ही रोशनी ना हो, लेकिन तुम्हारे दिल में सच्ची इंसानियत है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देती हूँ जिससे तुम अपना और अपने गांव वालों का भला कर सकोगे। बुढ़िया अपनी हथेली रिंकू के माथे पर रख देती है। रिंकू को एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है और कुछ देर सिर पर हाथ रखने के बाद वो बोलती है, देखो बेटा, तुम्हें जब लगे कि तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, तब तुम बस उस समस्या से बचने के लिए
एक बार मुझे याद करते हुए कुछ मांग लेना। तुम्हारी वो समस्या तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग तुम सिर्फ 3 बार ही कर सकते हो। तो जो भी करना सोच समझ कर करना। अच्छा, ऐसी बात है। तो ठीक है माताजी, मैं समझ गया। ये बोल रिंकू उस बुढ़िया को प्रणाम कर उससे अपने गांव के रास्ते के बारे में पूछ अपने गांव के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद रिंकू अपने गांव पहुंचता है। वो अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में रामदीन चाचा मिलते हैं। अरे रिंकू बेटा, तुम अकेले कहाँ चले गए थे? कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चाचा, वो मैं थोड़ा जंगल में चला गया था। लेकिन क्या हुआ चाचा? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं तुम्हें, तुम तो देख ही नहीं सकते, नहीं तो तुम्हें भी पता चलता कि अभी गांव में कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मुसीबत? कौन सी मुसीबत चाचा जी? अरे तू तो जानता ही है कि हमारे गांव की इकलौती नदी कुछ दिन पहले ही पतली हो गई थी और आज वो नदी सूख गई, जिसकी वजह से हमारे गांव के सारे किसान परेशान हैं। एक वही नदी थी जो पूरे गांव को पानी देती थी, लेकिन अब क्या होगा? अरे रे, किसी को समझ नहीं आ रहा है। ओ चाचा जी, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब हम पानी कहाँ से लेंगे? अरे मुझे भी नहीं पता रिंकू, मैं तो पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अब देख क्या होता है। सरपंच तो अपने नौकर से बोलकर कहीं दूर से पानी ले आ रहा है, लेकिन हम गरीब किसान क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बोल रामदीन अपने रास्ते चला जाता है और रिंकू भी अपने डंडे के सहारे घर पहुंचता है। गांव की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि इस गांव के किसानों को अब पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा था। सरपंच जी कुछ तो करिए, हमें पानी को लेकर बहुत समस्या हो रही है। बहुत से किसान तो दूसरे गांव में पैसे देकर पानी लेने पर मजबूर हैं, लेकिन हम जैसे गरीब किसान का क्या होगा सरपंच जी? हाँ सरपंच जी, अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो हम जैसे गरीब किसान तो बिना पानी के मर जाएंगे। अरे तो तुम लोगों को हमने पहले ही बता दिया था ना कि हमें भी अभी इस सूखे से निपटने के लिए कोनो समाधान नहीं मिला है। और देखो, अगर तुम लोग रोज रोज ऐसे ही मुंह उठाकर चले आओगे मेरे पास, तो याद रखना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो भी करना छोड़ दूंगा। समझ गए? भागो यहाँ से। अरे सरपंच जी, अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो हम सबका क्या होगा? हम तो आप ही के भरोसे हैं, आप ही गांव के मुखिया हैं। अब आपको कुछ न कुछ करने की जरूरत है। हाँ, ठीक है, जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या करना है इस सूखे का। जाओ यहाँ से। सरपंच बार बार गांव के किसानों से यही बोल रहा था, लेकिन असलियत में वो कुछ भी नहीं कर रहा था। सरपंच खुद तो पैसों से दूसरे गांव से पानी मंगवा ले रहा था, लेकिन गांव के किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रिंकू के घर में अब थोड़ा सा पानी भी नहीं बचा था। पानी, बहुत प्यास लग रही है। लेकिन मेरे पास तो अब पानी ही नहीं है। रुको, बाहर चलता हूँ, शायद कोई पानी दे दे। रिंकू बाहर जाता है। 2-3 घर जाकर पानी मांगने के बाद भी रिंकू को कोई पानी नहीं दे रहा था, क्योंकि इस वक्त सभी को पानी की जरूरत थी और पानी किसी के भी पास नहीं था। अरे ये क्या? ये तो बहुत बड़ी समस्या लग रही है। अरे एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पानी नहीं मिल रहा। अरे मैं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। क्यों ना मैं वो जंगल वाली माता के दिए हुए शक्तियों का प्रयोग करूं। हाँ। तभी रिंकू अपने घर के पास जाकर उस जंगल वाली बुढ़िया को याद करता हुआ कहता है, हे जंगल वाली माता जी, मुझे यहाँ एक स्वादिष्ट पीने वाला पानी का कुआं चाहिए, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा पाऊं। हे जंगल वाली माता। रिंकू के बस इतना कहने पर उसके घर के पास एक प्यारा सा कुआं आ जाता है, जिसके अंदर बहुत पानी था और ये पानी कभी खत्म नहीं होने वाला था। तभी रिंकू इस कुएं से अपनी प्यास बुझाता है और अरे ये तो सच में वो माता जी की शक्ति कमाल है।
चलो, मैं तो अपनी प्यास बुझा लिया, लेकिन मुझे इन गांव वालों की भी मदद करनी चाहिए। माँ बोलती थी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर जब उनके पास कोई और मदद करने वाला ना हो तब। हाँ। तभी रिंकू के पास रामदीन आता है। अरे ए रिंकू बेटा, ये तुम्हारे घर में कुआं कैसे आ गया? वो चाचा, अरे चाचा आप ये सब छोड़ो ना, आप बस ये देखो कि इस कुएं में कितना सारा पानी है। आप यहाँ से पानी ले सकते हो, और हाँ, गांव के सभी गरीब लोगों को बोल दो कि वो भी यहाँ से पानी ले जा सकते हैं। हाँ 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 रिंकू, ये तो बढ़िया साफ पानी लग रहा है। तुम रुको, मैं अभी सभी किसानों को बोलता हूँ कि यहाँ से पानी ले ले। हाँ। गांव में हालत बहुत खराब हो गई थी। सारे गांव वाले पानी के बिना तड़प रहे थे। वहीं गांव का सरपंच भी अब मुसीबत में था, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वो दूसरे गांव से पानी मंगवा सके। तभी रामदीन गांव में सभी गरीब किसानों को रिंकू के कुएं के बारे में बताता है और सब उसके कुएं के पास पहुंच जाते हैं। सारे लोग रिंकू को धन्यवाद बोल रहे थे। तभी वहां सरपंच शर्मिंदा चेहरा लिए हुए रिंकू के घर के पास आता है। अब रिंकू बेटा, क्या मुझे भी तुम्हारे कुएं से थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? अरे ये तो सरपंच जी की आवाज लग रही है, यानी कि सरपंच जी मेरे घर पे आए हैं। क्यों सरपंच जी? हाँ रिंकू, मैं सरपंच ही हूँ। मुझे रामदीन से पता चला कि तुम्हारे घर पर एक ठो कुआं है जिसमें पानी खत्म ही नहीं होता है। तो क्या तुम मुझे भी अपने कुएं से थोड़ा पानी दोगे क्या? लेकिन सरपंच जी, मैं आपको पानी कैसे दे सकता हूँ? आपको याद नहीं है क्या? आपने मेरी माँ के बारे में बुरा भला बोला था, मुझे अपने घर से धक्के मार के भगा दिया था। भूल गए क्या आप? ये बात सुन सरपंच का चेहरा शर्म से नीचे हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सरपंच के मुंह से कोई जवाब नहीं मिलता, तब रिंकू समझ जाता है कि सरपंच को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो सोचता है कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि अगर कोई अपनी गलती मान लेता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। इसलिए रिंकू सरपंच को माफ कर उसे भी पानी लेने के लिए अनुमति दे देता है। आज इस अंधे रिंकू ने पूरे गांव को एक भयानक समस्या से बाहर निकाला था, जिससे पूरा गांव अब रिंकू का धन्यवाद कह रहा था।